हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है मिडिवल इंडिया से ही द दिल्ली सल्तनत। आपके सामने जो ये यंग, ब्रेव और स्मार्ट लड़की घोड़े पर बैठी है जिसके हाथों में तलवार है, क्या आप जानते हो इसके सामने इसके ही लोग तलवार लेकर खड़े हैं? हाँ, तो ये लड़की, ये कहानी है इस लड़की की जिसका नाम है रजिया सुल्तान। वो लड़की जो दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उसके अपने ही लोग उसे राज नहीं करने देना चाहते थे, उसे सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी, बस सिर्फ इसलिए। फिर आए नासिरुद्दीन महमूद, जो सिर्फ एक नाम के राजा थे। उनके पीछे की असली ताकत थी उनके वजीर जिनका नाम था बलबन। तो बलबन ने ये साबित करके दिखा दिया कि एक वजीर भी राजा बन सकता है। उसने सारे दुश्मनों को बाहर निकाल दिया और अपने रूल में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट राज्य बनाया जहां पर लोग उसकी प्रेजेंस में हंस भी नहीं सकते थे, अपनी बात भी नहीं रख सकते थे। उसका मानना ये था कि राजा ही भगवान का रूप होता है, तो जो राजा ने बोल दिया वही सही है। उसके बाद आए एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही डेंजरस सुल्तान जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसका मानना ये था कि अगर जीतना है तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा मार्केट से, टैक्सेस से और नोबल से। तो उसका मानना ये था कि इसी मार्केट को, टैक्सेस को, इन नोबल्स को कंट्रोल किया जाए। उसने इतना कंट्रोल किया है कि इवन जो उसके नीचे काम करने वाले वजीर थे उनकी शादियों तक भी अपना कंट्रोल रखा। लेकिन सबसे अलग और सबसे इंटरेस्टिंग थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये एक स्कॉलर थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। जब ये रूल में आए तो इनकी हर प्लानिंग उल्टी पड़ गई। इन्होंने कैपिटल बदल दी, इन्होंने नए सिक्के बनवा दिए और इन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया। और इससे क्या हुआ कि लोगों में अनरेस्ट हो गई, लोग परेशान हो गए और इसी चक्कर में ये हार गए। इन्हें बोला जाता है द वाइजेस्ट फूल। और लास्ट में आए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने लड़ाई और जंग नहीं बल्कि शांति से काम किया। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया, स्कूल बनवाए, कैपिटल्स बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए और गरीबों की मदद की। तो ये थे एक काइंड हार्टेड किंग जिन्होंने लोगों के लिए काम किया। तो बच्चों तैयार हो जाओ उस कहानी के लिए जो एक जबरदस्त जर्नी है, जहां पर सुल्तानों की अपनी अपनी कहानियां हैं, उनकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, उनके अपने विलन्स, हीरोज हैं और उनकी गलतियां भी हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली देखा जाए तो ये एक रियल लाइफ मूवी है। तो शुरू करते हैं द दिल्ली सल्तनत के साथ। तो उस एक ऐसे टाइम को इमेजिन करो जहां पर फियर्स बैटल्स चलती थी, जहां पर बहुत ही एम्बिशियस रूलर्स थे और उनका काम क्या था कि बस अपने किंगडम को बढ़ाते जाओ, लोगों को मारते जाओ और किंगडम्स को बढ़ाते जाओ। तो ये टाइम है दिल्ली सल्तनत का समय, जब विच वॉज फ्रॉम 1206 CE से 1526 CE तक। तो अगर हम आज के टाइम का वर्ल्ड मैप देखें तो मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दिल्ली सल्तनत का रूल हुआ करता था उस समय पर। सो द मुस्लिम एम्पायर दैट शेप्ड इंडियन हिस्ट्री फॉर ओवर 300 years। तो मुस्लिम एम्पायर ने हमारी कंट्री की हिस्ट्री को 300 सालों में पूरी तरह बदल डाला। तो एक ऐसा समय था जब हमारी कंट्री की हिस्ट्री पूरी तरह बदल गई। एक ऐसा समय था जब हमारी कंट्री ने अलग अलग रूलर्स देखे। तो हुआ क्या था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तब हुई। तो देखो, पहले थे महमूद गजनी, जिनका मकसद क्या था कि आओ, लूटो और अपनी कंट्री में ले जाओ सारी वेल्थ और वहां उस अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेकिन फिर आए मोहम्मद घोरी, मतलब जब मोहम्मद गजनी मर गए उसके 150 सालों तक इंडिया पर कोई अटैक नहीं हुआ और उसके बाद आए मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी एक ऐसे रूलर थे, एक ऐसे एम्बिशियस रूलर थे जिनका मकसद सिर्फ इंडिया से वेल्थ लूट कर ले जाना नहीं था, जिनका मकसद था इंडिया के ऊपर राज करना। उन्होंने वही किया। सो ही
व्हेन ही डाइड, तो पहले तो इन्होंने, मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। इनके टर्किश स्लेव जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब ये आए, इन्होंने पूरा रूल ऐबक के हाथ में दे दिया और ये वापस अपनी कंट्री में चले गए और फिर इनकी डेथ हो गई। तो इनकी डेथ के बाद ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि एक टर्किश स्लेव हुआ करते थे, उन्होंने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, दिस लेड टू द दिस इवेंट मार्क्ड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब क्या था, अब इस डायनेस्टी के साथ ना कुछ नया आता रहा, कुछ नया आर्किटेक्चर, कुछ नई पॉलिसीज, कुछ नए वॉर्स और बहुत ज्यादा केओस आता रहा। तो इस समय पर, जिसे हम दिल्ली सल्तनत का समय बोलते हैं, इस समय पर ओवर द 320 ईयर्स 5 पावरफुल डायनेस्टीज आई। कौन कौन सी थी? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्योंकि राज करने वाले कौन थे? स्लेव्स थे। कौन थे? टर्किश स्लेव्स। तो दे रूल्ड फ्रॉम 1206 से 1290 तक। फिर आई खिलजी डायनेस्टी जिन्होंने 1290 से 1320 तक रूल किया। फिर आए तुगलक डायनेस्टी जिन्होंने 1320 से 1414 तक राज किया। फिर आए सईद डायनेस्टी जिन्होंने 1414 से 1451 तक राज किया। देन लोधी डायनेस्टी जिन्होंने 1451 से 1526 तक राज किया। तो ये जो डेट्स हैं इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या है? SKTSL, ठीक है। तो इसको स्केट और इसको SL से याद रखो, SKTSL, ठीक है। स्केट इन श्रीलंका, ठीक है। तो अब ये जो नंबर्स हैं, ये जो डेट्स हैं, ये याद रखनी है। अब बात करते हैं उन सोर्सेस की जिनसे हमें ये पता चला कि इस टाइम पर ऐसा ऐसा हुआ था, जिसे हमें ये पता चला कि मुस्लिम्स ने हमारी कंट्री पर अराउंड 320 ईयर्स तक राज किया था। तो सोर्सेस, वही सोर्सेस कौन से? लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो लिटरेरी सोर्सेस में 2 सोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे और आर्कियोलॉजिकल में वही 2 सोर्सेस। कौन कौन से? इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। शुरू करते हैं लिटरेरी सोर्सेस के साथ। तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं। तो जैसे हम हर बार पढ़ते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब वो सोर्सेज होते हैं जो हमें पोएम्स या किसी राइटिंग से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हैं तारीख फिरोज शाही जिनके ऑथर थे ज़ैनुद्दीन बुरानी। तो ज़ैनुद्दीन बुरानी जो हैं, ही कवर्स द अर्ली सल्तनत हिस्ट्री से फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक। तो जब ये शुरुआत हुई और जब फिरोज शाह तुगलक थे तब तक के रीन के बारे में ये इस लिटरेरी सोर्स से हमें पता चलता है। So he offers detailed political and administrative insight कि वहाँ के किंग्स कैसे थे सल्तनत के टाइम पर, उनका रूल कैसा था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, ये सब कुछ हमें यहाँ से पता चला है। और उसके बाद भी कुछ हिस्टोरियंस थे जैसे निजाउद्दीन अहमद बदाऊनी, फिरिश्ता, देन हजुद्दीन दाबीर एंड आमिर खसरू बिल्ट ऑन हिज वर्क। तो इनके टाइम पर भी ये जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने काफ़ी सारे काम लिखे, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जिनसे हमें उस समय के बारे में पता चला है। तो ये जो बिराउनी थे ना, ये एक तरह के जर्नलिस्ट थे उस टाइम पर, जिन्होंने कोर्ट लाइफ, पॉलिटिक्स और सल्तनत के सीक्रेट्स के बारे में डिटेल में लिखा है। दूसरा चलते हैं पृथ्वीराज रसाव के बारे में। तो पृथ्वीराज रसाव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऑथर थे चांद बरदाई। तो चांद बरदाई बेसिकली ये कोर्ट के पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के टाइम। तो पहले क्या था कि दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज था। पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। सबसे पहली बैटल थी द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया किसको? गोरी को। अब पृथ्वीराज चौहान ने अपने जो बाकी सारे जो आसपास के राजा थे उनसे मदद मांगी, लेकिन एक राजा था जिसने मदद नहीं की। और अब क्या हुआ, जब दूसरी बार अगले ही साल जब 1192 में जब फिर से जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वो हार गया, तो उसने सोचा कि अब मैं इस बात का बदला लूंगा और वो 1192 में फिर से आया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, राइट, एंड इट वाज द सेकंड
बैटल ऑफ तराइन। तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ये उसी का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी जो थे उन्होंने वो हार गए मोहम्मद घोरी से, और अब यहाँ पूरी जगह किसका कब्जा हो गया? मोहम्मद घोरी का। और वो फिर खुद को एक्सपैंड करते गए आगे ईस्ट की तरफ को। तो इसमें पृथ्वीराज रसाउंड में चांद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन का भी जिक्र किया गया है। इट कवर्स द लाइव्स एंड द बैटल्स ऑफ पृथ्वीराज टू फ्रॉम 1165 से 1192 सीई तक, एंड द स्पेशल फोकस इज ऑन दीज टू बैटल्स, राइट। तो ये ना एक तरह से एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर है उस टाइम का, जहां पर ड्रामा, वॉर, लॉयल्टी और लेजेंड्स के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर। क्या होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज? एग्जैक्टली कोई भी इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स और इवन मतलब वो चीजें जो हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दे गिव अस द रियल वर्ल्ड एविडेंसेस। तो आज हमें ये इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स या मॉन्यूमेंट्स कहीं ना कहीं दिखते हैं जो हमें उस समय के बारे में बताते हैं। तो ये हमारे रियल वर्ल्ड एविडेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस की, जो एक्चुअली वॉइसेस होती हैं पास्ट से। सो दीज आर द वॉइसेस फ्रॉम द पास्ट। So inscriptions, voices from the past, so they are found on the copper plates, rocks, pillars and coins, और इन्हें लिखा गया है लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, अरबिक या फिर दोनों में ही। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉइन फ्रॉम मोहम्मद बख्तियार खिलजी के टाइम पर, जिसमें अरबिक और संस्कृत दोनों में ही इंस्क्रिप्शंस हैं। तो ये हमें ना एक कल्चरल ब्लेंड के बारे में बताता है कि उस टाइम के जो भी रूलर्स थे वो भी कल्चरली चीज़ों को ब्लेंड कर रहे थे, और यहाँ पर अरबिक भी थी और संस्कृत भी थी, मतलब जो बाहर से एक भाषा आई थी और जो यहाँ की पहले की भाषा थी वो भी। देन द कुतुब मीनार इज द प्राइड ऑफ द दिल्ली। तो कुतुब मीनार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है हमारी कंट्री का, एंड इट वाज स्टार्टेड बिल्डिंग जब मोहम्मद कुतुब बिन ऐबक ने कब्जा किया था दिल्ली पर 1192 सीई में, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1220 सीई बाय इल्तुतमिश। तो इट वाज डेडिकेटेड टू सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए ये डेडिकेट किया गया था कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के ना कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि ये 72.5 मीटर टॉल है, तो ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ब्रिक का एक मीनार है। इसमें 5 स्टोरीज हैं, जैसे जैसे ऊपर को जाते जाते हैं वो टेपरिंग होती जाती है। 5 टेपरिंग स्टोरीज, मतलब नीचे से ब्रॉड है और जैसे जैसे ऊपर को जाएगा ये इसका जो डायमीटर है वो कम होता जाएगा। देन सर्कुलर बेस है विच इज 14.3 मीटर्स और नैरो समिट विच इज 2.7 मीटर। मटेरियल बना हुआ है रेड सैंडस्टोन का, मार्बल का एंड ग्रे क्वार्टाइज का। देन इंस्क्रिप्शन द वर्सेस फ्रॉम कुरान, फ्लोरल मोटिव्स एंड अरबिक कैलीग्राफी। तो इसमें ये सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। इतना खास क्यों है? तो लैंड पोल्स praise. Landpole described it beautifully. It's a loud juting balconies, alternate angular and rounded fluting and fine Arabic inscription set off the natural contrast of the white marble and the sandstone. तो sandstone और white marble का एक बहुत ही अच्छा contrast है. So this was the line which was told by the landpoles. Okay. So what came before the Delhi Sultanate? तो हुआ क्या था कि पहले इंडिया के ऊपर हिंदू राजाओं का ही राज था, लेकिन 6th सेंचुरी में सीई में जब अरेबिया में इस्लाम का राइज हुआ, उस समय उन्होंने इंडिया की तरफ वो बढ़ना शुरू हुए और इंडिया को वो जीतना चाहते थे। सो 712 सीई में मोहम्मद बिन कासिम ही कॉन्कर्ड सिंध, लेकिन वो परमानेंट रूल वहां पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो क्या याद रखना है, ये नाम क्या था और उन्होंने किस चीज को कॉन्कर किया, राइट। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्कर किया सिंध को, लेकिन परमानेंट रूल एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। उसके बाद 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी में इन्वेडर्स आए, जैसे कि महमूद गजनवी, जिसे महमूद गजनी भी कहते हैं, और मोहम्मद गोरी, उन्होंने फर्दर स्टेप्स लिए। तो ये जो महमूद गजनवी थे, इनका क्या था कि ये सिर्फ ये चाहते थे कि ये इंडिया में आए,
इनका जो एम्पायर था, जो अरेबिया में इनकी जो एम्पायर था, वो उसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें चाहिए था पैसा, और पैसा कहाँ था? इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के रिच टेम्पल्स के पास। तो इन्होंने बहुत बार इंडिया को अटैक किया और इंडिया से खजाना लूट के चले गए। इनका जो मेजर अटैक था दैट वाज ऑन द सोमनाथ टेम्पल, जो गुजरात में है। तो जिन बच्चों ने देखा है उनको पता है कि बिल्कुल सी के किनारे हमारा ये टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल। तो मोहम्मद गजनवी आए, इन्होंने सब कुछ ये लूट कर वहां से चले गए। अब क्या हुआ? अब इनकी डेथ हो गई और उसके बाद ऑलमोस्ट 150 सालों तक इंडिया इन फॉरेन इन्वेजन से बचा रहा। अब यहाँ पर राइज हो रहा था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी जो थे, उन्होंने सिर्फ, उनका मकसद ये नहीं था कि आओ अटैक करो, लूटो और चले जाओ। उनका मकसद था इंडिया के ऊपर एक परमानेंट रूल एस्टैब्लिश करना, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए। तो मोहम्मद गोरी ने एक परमानेंट रूल एस्टैब्लिश किया। उन्होंने दिल्ली के ऊपर, वो सिंध से कब्जा करते 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 वो दिल्ली तक पहुंच गए। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मारकर दिल्ली, अजमेर, ये पूरा कब्जे में ले लिया। अब क्या था कि मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, लेकिन, और वो भी कहाँ हुई? अपने कंट्री में। लेकिन वो जब इंडिया से गए तो वो अपने जनरल्स को, अपने स्लेव्स को यहाँ पर छोड़ के गए। उनमें से उनका एक स्लेव था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक ने क्या किया? ऐबक जो कि उनका एक रॉयल स्लेव था और उनका जनरल भी था, उन्होंने चार्ज ले लिया उसके बाद, और उन्होंने खुद को दिल्ली का सल्तनत घोषित कर दिया। सो दे वर द स्लेव्स एंड द डिसेंडेंट्स ऑफ द स्लेव्स। इसीलिए इस पूरे डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है ममलुक डायनेस्टी। टाइम पीरियड क्या था? याद रखना है, टाइम पीरियड ये था 1206 सीई से 1290 सीई तक, जब ये स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी चली। तो ये स्लेव्स जो थे, इन्होंने अपने जज्बे के साथ, अपनी लॉयल्टी के साथ इस जंग को जीता और इतने सक्सेसफुली राज किया। फिर बात करते हैं, सो द रूलर्स वर स्लेव्स और द सन्स ऑफ द स्लेव्स, एंड हेंस दिस इज द नेम, एंड they weren't born royal but they earned their thrones। तो वो रॉयल पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने इस थ्रोन को अर्न किया। So this proved that the loyalty, skill and ambition could shape the empires। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया। मतलब आज जिनको लगता है कि हम तो गरीब हैं, अब कुछ कर नहीं सकते, तो अगर आप इस डायनेस्टी को देखो, जहां पर ये एकदम गरीब थे, मतलब ये स्लेव्स हुआ करते थे, इन्होंने अपनी लॉयल्टी, स्किल्स और अपने एम्बिशन के साथ एक पूरे एम्पायर पर राज किया, दूसरे देश पर इन्वेड किया और वहां पर आके इन्होंने राज किया। सो they were the underdogs, this was the revolution of the underdogs अगर हम बोले तो। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पे, जिनका रीन था 1206 से 1210 सीई तक। तो ऑल्दो ऐबक ने ही शुरुआत की थी स्लेव डायनेस्टी की, इस ममलुक डायनेस्टी की, लेकिन वो सिर्फ 4 साल तक रूल कर पाए थे यहाँ पर। सो ही वॉज द टर्किश स्लेव ऑफ द मोहम्मद गोरी एंड रोज टू बिकेम द ट्रस्टेड जनरल। सो ही वॉज अपॉइंटेड एज द वॉइसरॉय ऑफ दिल्ली बाय गोरी। तो गोरी ने, जब वो इंडिया से गए तो उन्होंने इन्हें वॉइसरॉय बना दिया दिल्ली का। So he became the Sultan of Delhi after the Ghori's death, and this founded the Turkish Empire in India। तो इनके जो की एक्शंस थे वो ये था कि ही सिक्योर द वेस्टर्न फ्रंटियर्स। तो जो वेस्ट साइड के रीजन्स थे उनको सिक्योर कर लिया। ही कैप्चर स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स जैसे कि बुंदेलखंड का कलिंजर एंड गुजरात का अहिलवरा, इसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। देन ही डाइड इन 1210 वाइल प्लेइंग पोलो। तो वही घुड़सवारी करते करते ये मर गए 1210 में। तो ये सिर्फ 4 साल तक राज कर पाए। तो इनके जो बिल्डर थे लेगेसी के, वो कौन थे? सो द आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऐबक क्या था इनका? सो ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जैसे हमने बात की थी। तो 1192 में ही, सीई में ही, एक ग्रेट सेंट के नाम पर यहाँ पर शुरू हो चुका था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, राइट। लेकिन इसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, एंड ही बिल्ट द कवाल उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली एंड ऑल्सो बिल्ट अदाही दिन का जौनपुरा मॉस्क इन अजमेर। तो ये सारी चीजें किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो चले गए, अब इनके बाद रूल आया इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश जो कि 1211 से 1236 सीई तक इन्होंने
राज किया। सो ही वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर स्लेव जो एक ट्रस्टेड जनरल बन चुके थे। सो ही वॉज रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर एंड कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश एम्पायर इन इंडिया एंड ही स्टेबलाइजेस द एम्पायर ड्यूरिंग द क्रूशियल टाइम ऑफ क्राइसिस। तो जब ऐबक गए उसके बाद ना काफी क्राइसिस चल रहे थे इस पूरी सल्तनत में, लेकिन उसको स्टेबलाइज करने का काम किया इल्तुतमिश ने, जो अगेन पहले एक स्लेव ही हुआ करते थे। सो एडमिनिस्ट्रेशन जीनियस थे ये, तो इनके जो रिफॉर्म्स और अचीवमेंट्स थे उन्होंने इस पूरे एम्पायर में एक स्टेबिलिटी लेकर आई। तो इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से अपने देश को बचाया, अपने जो इनका एरिया था उसको बचाया। एंड ही फॉर्म तुर्कान ए चलंगानी विच वॉज अ कॉर्प्स ऑफ 40 टू कंट्रोल द पावरफुल नोबल्स। सो ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू इक्ताज और उनके लिए असाइन की इक्तदार्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेवेन्यूज। सो ही डिफीटेड सेवरल राजपूत रूलर्स एंड एक्सपैंडेड द एम्पायर। तो इन्होंने बहुत सारे राजपूत रूलर्स को डिफीट करके अपना जो एम्पायर था उसको बढ़ाया। इसमें रणथंबोर, मसंदौर, अजमेर, ग्वालियर, नागरपुर, ये सारे रूलर्स को, जो हिंदू रूलर्स थे, उनको इन्होंने डिफीट कर दिया। Then the coins and the conquest and the completion. अब now by 1220 इन्होंने कुतुब मीनार बना दिया जिसका ऐबक ने शुरुआत की थी। एंड ही इंट्रोड्यूस द अरेबिक इंस्क्राइब्ड कॉइन जिसमें सिल्वर टंकाज एंड कॉपर जीटल्स थे, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी है। सो दीज कॉइन्स वर द सिंबल्स ऑफ सोवरेनिटी एंड द इकोनॉमिक कंट्रोल। उसके बाद नाउ इल्तुतमिश वर्सेस गेंगिस खान विच वॉज अ डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। अब क्या हुआ कि मंगोल से बचते बचते ये गेंगिस खान जो था ये इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गया और इसने शरण मांगनी चाहिए इंडिया में उनसे बचने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि इनकी सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पता है क्या रही? इन्हें गेंगिस खान को यहाँ पर शरण देने से मना कर दिया। तो गेंगिस खान तो वापस चला गया और इससे मंगोल्स के अटैक से भी इंडिया को बचा लिया। सो हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बाय अवॉइडिंग द वॉर विद द मंगोल्स, सो गेंगिस खान चेजिंग एन एनिमी रीच्ड इंडियाज बॉर्डर इन 1221। सो इल्तुतमिश ने उनको शेल्टर देने से मना कर दिया, right? So this resulted the Genghis Khan turned back and India was spared from the Mongols attack, correct? Okay, now the daughter of Iltutmish. अब क्या हुआ? अब इल्तुतमिश का reign खत्म हुआ। इल्तुतमिश ने 1236 CE में नेक्स्ट रूलर चुना, नेक्स्ट सुल्तान चुना अपनी ही बेटी रजिया सुल्तान को, बिकॉज ऑफ हर ब्रिलियंस इन वॉर एंड एवरीथिंग एट दैट टाइम विच वॉज रिक्वायर्ड। लेकिन ये बात उनके जो ऑफिसर्स थे उनको पसंद नहीं आई। सो बेसिकली उनकी क्वालिटीज क्या थी? शी वॉज वेरी ब्रेव, शी वॉज इंटेलिजेंट एंड शी वॉज करिज्मेटिक। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द दिल्ली थ्रोन, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एट दैट टाइम। तो इन्हें इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम विमेन, उनके जो अपने ही लोग थे वो इस बात से खुश नहीं थे। शी स्ट्रगल्ड एज अ फीमेल रूलर, तो काफ़ी उन्होंने ऑपोजिशन इसके लिए फेस की। लोग उन्हें थ्रोन पे देखना नहीं चाहते थे। शी रिजेंटेड अ थ्रोन टू द वुमेन, क्रिटिसाइज्ड हर फॉर नॉट वेयरिंग द पर्दा, तो वो पर्दा नहीं पहनती थी इसलिए भी लोगों को पसंद नहीं था। और दूसरा, उन्होंने र्यूमर स्प्रेड कर दी कि जो उनका स्लेव है एक याकुत, उसको एक्स्ट्रा फेवर्स मिलते हैं बाय रजिया सुल्तान। सो दिस लेड टू द डाउनफॉल। तो उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ जंग लड़ी और 1240 में वो शहीद हो गई। तो वो अपने ही लोगों के साथ जंग लड़ते हुए फाइनली वो शहीद हो गई। देन द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश, जिनका नाम था नासिर उद महमूद, उन्होंने 20 ईयर्स तक रूल किया। लेकिन क्यों इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को चुना था? बिकॉज शी वॉज केपेबल ऑफ बीइंग अ लीडर ऑफ द सल्तनत एट दैट टाइम, अपने बेटों से भी ऊपर रखा था। लेकिन लोगों को क्या था कि लोगों को एक फीमेल रूलर उस टाइम नहीं चाहिए थी, मतलब लोग तैयार नहीं थे। तो 20 साल के लिए उसके बाद, मतलब 1246 से 1266 तक उनके जो सब इल्तुतमिश के सबसे बेटे ने रूल किया, मतलब वो वहाँ के लीडर रहे, सुल्तान रहे, लेकिन सिर्फ नाम के। ही वॉज कंसिडर्ड एज वीक एंड इनकॉम्पिटेंट रूलर, तो वो सिर्फ नाम के लिए रूलर थे। मेन जो रियल पावर थी वो थी
घियासुद्दीन बलबन के पास। तो बेसिकली जो उनका मिनिस्टर था उसके पास रियल पावर थी। सो ऑल द अथॉरिटी रेस्टेड विद बलबन, अ पावरफुल टर्किश नोबल। सो बलबन was a de facto ruler controlling administration, army and the court. So this set to the stage for the next strong sultan of the slave dynasty. तो बेसिकली क्राउनिंग तो महमूद की हुई थी, लेकिन असली किंग बलबन थे और इससे बलबन का अगला स्टेज सेट हो गया कि अगला रूलर तो मैं ही बनूंगा। तो बलबन काफी स्ट्रांग थे। उन्होंने अगले 20 साल तक, मतलब 1266 से 1280 तक उस गद्दी पर बैठ के राज किया। तो अगर हम देखें, अगर ऐसे ही देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक राज किया है, जिसमें से 20 साल एक मिनिस्टर बनके और अगले 20 साल खुद राजगद्दी पर बैठकर। सो दिस रोज टू द लो पोजीशन टू बिकम सुल्तान आफ्टर Nasiruddin Mahmud's death. So this brought peace, पावर एंड स्टेबिलिटी टू द क्रम्बलिंग स्लेव डायनेस्टी। तो उनके टाइम पर भी ना जो डायनेस्टी थी तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि रूलर उतना स्ट्रांग था नहीं। उनके जाने के बाद जब बलबन आए तो बलबन ने शांति लाई, पावर लेकर आए और स्टेबिलिटी लेकर आए अपने साम्राज्य में। सो दिस ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस रिवर वेस्ट में टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट तक उन्होंने अपना पूरा राज्य जो था वो फैलाया। हिमालयाज में नॉर्थ से नर्मदा रिवर इन साउथ तक अपने राज्य को फैलाया। सो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द आयरन सुल्तान। ठीक है, अब बात करते हैं द मिलिट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स की। तो उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए नॉर्थ वेस्ट में, रेजिस्टेड मंगोल का इन्वेजन एंड ऑल्सो मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल ट्रेन्ड आर्मी। तो क्योंकि आर्मी स्ट्रांग थी इसीलिए तो उनकी सल्तनत स्ट्रांग रही। सो ही प्रायोरिटाइज्ड आर्म प्रोडक्शन एंड क्रिएटेड अ स्पाई नेटवर्क। तो उन्होंने आर्म्स बनाए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की और साथ ही साथ उन्होंने एक स्पाई नेटवर्क भी बनाया जो उन्हें हर जगह की खुफिया खबरें देता रहता था। देन द फोकस वाज ऑन सिक्योरिटी, डिसिप्लिन एंड द एफिशिएंसी। तो कंट्रोलिंग द नोबल्स इज चालिसा प्रॉब्लम। सो बेसिकली क्या था कि जो नोबल्स का ग्रुप था, जिसे तुर्कन ए चलांगी, जो 40 लोगों का एक ग्रुप था, दे वांटेड टू मच पावर। तो उन्हें बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी। सो बलबन क्रश्ड देयर इन्फ्लुएंस। तो बलबन ने ना सिर्फ रूल नहीं किया, उसने डिमांड की सबमिशन भी। तो अगर जिसने उसके अगेंस्ट बोला तो उसको भी उसने क्रश कर दिया। So introduction of the sijda. So the court ritual. So people had to kneel and touch the ground with their forehead before the sultan. तो लोगों को, मतलब वो इतना स्ट्रांग था, इतना पावरफुल था, वो ये मानता था कि सुल्तान भगवान का रूप होता है। तो लोगों को झुकाना और सिर जमीन पर लगाना ये तक बोला गया था बलबन के टाइम पर। सो दिस शोड एब्सोल्यूट मोनार्की, एंगर्ड नोबल्स बट एनफोर्स्ड लॉयल्टी। तो वैसे तो लोगों में काफी गुस्सा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई किंग की तरफ। सो ही वाज यूज्ड अ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू रूल विद द स्ट्रेंथ एंड द फियर। ब्लड और आयरन मतलब कि डिसिप्लिन और टेरर के साथ उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य चलाया। अब क्या हुआ कि उनके बाद ये जो स्लेव डायनेस्टी थी ना, ये वीक हो गई। कैसे? क्योंकि जो उनके बेटे थे वो इतने केपेबल नहीं थे जितने बलबन थे। सो बलबन्स सन फेल्ड to lead after his death and the dynasty crumbled. So the power shifted to the Khilji dynasty, the next chapter in the Delhi's पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो जब ये स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई उसके बाद कौन सी आई थी? एग्जैक्टली याद करो, क्या था? SKT। सो K वॉज द खिलजी डायनेस्टी। तो इसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी। तो अब हम पढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में, जिनका रूल था 1220 से 1320 CE तक। So after the slave dynasty, अब खिलजी डायनेस्टी आई and it is known for its military strength, expansionist policies and the strict administration। तो मिलिट्री काफी स्ट्रांग थी, इनकी पॉलिसीज थी टू एक्सपैंड, मतलब ये चाहते थे कि ये पूरी दुनिया पर राज करें। तो इन्होंने खुद को सेकंड एलेक्जेंडर तक का नाम दे दिया था, सिकंदर सिंह। देन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफी स्ट्रिक्ट देखी गई। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उनका रूल था
1296 से 1316 CE तक ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो इस पूरी डायनेस्टी का जो मेन लीडर था और जो इकलौता स्ट्रॉन्ग लीडर था, दैट वॉज अलाउद्दीन खिलजी। सो ही वॉज एक्सेप्शनल मिलिट्री कमांडर एंड वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन। और उनका, जैसे मैंने बताया कि वो चाहते थे कि वो पूरी दुनिया पर, उनका एम सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि उनकी आंख पूरी दुनिया पर थी। एंड ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग द सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर सैनी। देन अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट में कैंपेन चलाया। तो नॉर्थ की भी सारी जगह थी, उनको कैप्चर कर लिया, वेस्ट को भी कैप्चर कर लिया। ही कॉन्कर्ड रणथंबोर एंड चित्तौड़ बाय डिफीटिंग द राजपूत किंग्स, Gujarat and Malwa expanding westward and proved dominance across North and the West India। तो वो खुद को एक्सपैंड करते गए। उसके बाद उनका सदर्न कैंपेन शुरू हुआ, जहां पर एंट्री हुई उनके जनरल जिसका नाम था मलिक काफूर। तो अगर आप याद करो तो जब हमने चोला किंगडम के बारे में पढ़ा था, तो चोला किंगडम में हमने पढ़ा था ना कि चोलास का जो डिक्लाइन शुरू हुआ था वो तब, मतलब फाइनली जब चोलास पूरी तरह टूट गए थे, वो तब था जब ये मलिक काफूर आया था, खिलजी का जनरल। तो चोलास किंगडम पूरी तरह टूट चुका था। सो हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर लेड द ब्रूटल कैंपेन्स इन द साउथ, जहां पर उन्होंने यादवास, देवगिरी, ककाटिकाज, वारंगल और हौसल्याज, दवार, समद्रा को भी कॉन्कर कर दिया। और यहाँ से लेकर वो रामेश्वरम तक पहुंच गए और उन्होंने मदुरई के ऊपर भी अटैक किया। और जितने भी ये हमारे साउथ के रिच टेम्पल्स थे, इनको दे लूटेड देम एंड दे बिकेम वेल्दी, इमेंसली वेल्दी। तो ये बहुत सारा सोना, चांदी और डायमंड्स लेकर पहुंचे वापस दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर अब पावर आ चुकी थी, पैसा भी बहुत ज्यादा आ चुका था और ये सल्तनत, ये जो डायनेस्टी थी, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। सो पावर एंड prosperity through plundered। So मलिक जो थे, मलिक काफूर जो थे, the campaigns made Alauddin Khilji rich and politically powerful, empire wealthy हुआ, influence and never like before। अब जितना influences kingdom का पहले नहीं था वो अब हो गया। क्यों? क्योंकि now this dynasty became very immensely rich। Then the Khilji's court became the most feared and admired in the medieval India। अब इसके बाद हम चलते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा थी, अब इनको ये पता था कि अगर हमें और स्ट्रॉन्ग बनना है और हमें और ज़्यादा स्प्रेड होना है, तो हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो हिज फंड्स to fund his vast empire, he focused on land revenue। तो लैंड से रेवेन्यू, मार्केट पर कंट्रोल, नोबिलिटी चेक, फ्रंटियर सिक्योरिटी एंड टैक्स रिफॉर्म्स। तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने हर एक चीज पर अपना कंट्रोल ले लिया, मतलब हर एक चीज को वो पर्सनली कंट्रोल करने लग गया। तो कॉन्करिंग लैंड वाज नॉट इजी, लेकिन कॉन्करिंग लैंड वाज एक्चुअली इजी, लेकिन उसको ना कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसे ये बात समझ आई कि अगर कंट्रोल करना है तो सारा कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, इसलिए उसने हर एक चीज अपने हाथ में ले ली। ही स्टार्टेड विद द टैक्सेशन एंड द मार्केट कंट्रोल। तो उन्होंने हर एक आइटम के प्राइस को फिक्स्ड कर दिया, जैसे ग्रेन के या वेजिटेबल्स के ट्रेडर्स को रजिस्टर करना पड़ता था विद शाहनामा, ये मंडी। देन द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अगर कोई चीटिंग करता था या अंडर वेइंग करता था तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। ग्रेनरीज वर स्टोर टैक्सेस पेड इन काइंड, राइट। दे रेज्ड टैक्सेस इन दुआब रीजन। दुआब रीजन बेसिकली ये जो गंगा यमुना वाली बेल्ट है, इसे दुआब रीजन बुलाते हैं। उस रीजन, वो काफी फर्टाइल रीजन था, वहां के टैक्सेस को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ग्रेनरीज में फूड को स्टोर किया जाता था, फूड ग्रेन्स को, और दुआब के टैक्सेस बढ़ चुके थे। अब आते हैं लैंड रिफॉर्म्स पर। तो ये वो समय था जहां पहली बार लैंड को प्रॉपरली मेजर किया गया और लैंड के हिसाब से टैक्स लिया गया। तो लैंड का प्रॉपर मेजरमेंट और सर्वे हुआ, टैक्सेस वर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रियल मेजरमेंट्स एंड द रिकॉर्ड्स वर केप्ट। रिकॉर्ड कीपिंग भी यहाँ पर शुरू हुई। करप्शन कर्ब्ड विद हाई सैलरीड ऑफिसर्स। अब ये तो डाउट था कि अगर सैलरीज अच्छी नहीं देंगे तो करप्शन होगा, तो इस करप्शन को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ऑफिसर्स को अच्छी सैलरीज दी।
ही एंश्योर्ड द मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन, और उन्होंने मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट हो ऐसा एंश्योर किया। नाउ द मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी, अब उनका क्या था ना कि रिबेलियन को बचाने के लिए कि लोग जो हैं वो रिबेलियस नेचर के ना हो जाएं, इसलिए एक तो उन्होंने पार्टीज को बैन किया, उन्होंने मैरिज अलायंसेस को बैन किया कि बिना परमिशन, किंग की परमिशन के ना तो पार्टीज होंगी ना ही मैरिजेस होंगी, और इवन गैम्बलिंग भी वहां पर बैन की गई। और उन्होंने अपना एक बहुत ही एफिशिएंट स्पाई नेटवर्क बनाया टू मॉनिटर हिज नोबल, जो भी उनके अंडर काम करते थे उनके ऊपर चेक रखने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाई नेटवर्क बनाया। सो ही बिल्ड अ डिसिप्लिन एंड वेल पेड आर्मी, इवन जो उनकी आर्मी थी वो भी वेल पेड थी, और उनके लिए चेहरा सिस्टम बनाया। चेहरा मतलब कि सोल्जर्स के लिए आईडीज और हॉर्सेस को प्रॉपरली मार्क किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई करप्शन ना हो सके। देन दे फॉट एंड रिपेल्ड मंगोल इन्वेजन 5 to 6 टाइम्स, तो दूसरी तरफ से मंगोल्स भी आ रहे थे, 5-6 बार मंगोल्स ने अटैक किया, लेकिन इस अटैक को भी मोहम्मद खिलजी ने 5 से 6 बार लड़ा और उसको रोका, उन मंगोल्स को वहां पर रोका। अब खत्म तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई, तो अब क्या हो गया, अब पूरा केओस और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से 4 साल तक ये केओस, कंफ्यूजन और ये इंस्टेबिलिटी चलती रही दिल्ली में। 1320 में गाजी मलिक आए, तो गाजी मलिक बेसिकली उनके जनरल थे जिन्होंने पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, एंड ही फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी, जिससे दिल्ली सल्तनत का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ। तो वी स्टार्टेड विद द स्लेव डायनेस्टी, फिर आई थी खिलजी डायनेस्टी, और अब हमारी तीसरी डायनेस्टी आ रही है विच इज द तुगलक डायनेस्टी, जिसका रूल था 1320 से 1414 CE तक। इट वॉज फाउंडेड बाय गाजी मलिक, लेटर Ghiyasuddin Tughlaq. So he ruled for nearly 100 years until Sayyid and Lodi dynasty took over. So he is known, this dynasty is known for the bold experiments, charity, and eventually this also declined. तो यहाँ पर काफी विजनरीज और फिलोसोफर्स थे, लेकिन कुछ दाल नहीं गली इनकी यहाँ पर। सो सबसे पहले आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने 1324 से 1351 तक राज किया, और इन्हें वाइजेस्ट फूल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। इनके पास बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज थे, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन काफ़ी पुअर हुआ करता था, तो इसीलिए कई लोग इन्हें वाइजेस्ट फूल भी बुलाते हैं हिस्ट्री में। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, वो था टैक्सेशन ऑफ दोआब। तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि गंगा और यमुना वाला जो रीजन था, वहां जिसे दोआब कहते हैं, वहां पर लैंड काफी फर्टाइल थी, तो वहां पर टैक्सेस बढ़ा दिए। सो रॉन्ग टाइमिंग थी, बिकॉज उस टाइम पर ड्रॉट था, तो लोग वैसे ही सफर कर रहे थे, और इस टैक्स को बढ़ाने से लोगों की सफरिंग्स और बढ़ गई। सो हार्श पनिशमेंट हो गई, फार्मर्स रिबेलियन हो गए, और यहाँ पर मास डेथ्स देखने को मिली। देन सेकेंड था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। नाउ ही मूव दिस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी, जिसे इन्हें दौलताबाद के नाम से इन्होंने रीनेम किया। सो ही ऑर्डर्ड मास माइग्रेशन ऑफ दिल्लीज पॉपुलेशन, तो इन्होंने दिल्ली की भी पॉपुलेशन को मास माइग्रेट होने के लिए बोला कि दिल्ली से दौलताबाद आ जाओ सभी। लेकिन जब लोग यहाँ पर माइग्रेट हो रहे थे, तो रास्ते में ही बहुत सारे लोग मर गए। देन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और इन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया। अब तीसरा इनका एक्सपेरिमेंट, सो दैट वाज टोकन करेंसी। तो इन्होंने सिल्वर टंका को कॉपर कॉइन्स के साथ रिप्लेस कर दिया। सो ही फेल्ड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, फेक कॉइन्स फ्लडेड इन द मार्केट। अब इन्होंने नई करेंसी तो बना दी, लेकिन ये फेक चीज का कंट्रोल नहीं कर पाए, मतलब उतना अच्छा कंट्रोल नहीं था कि ये फेक चीज को मार्केट में ना आने दो। तो यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर फेक करेंसी आने लग गई, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट फेल हो गई। सो ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देम, और एक इकोनॉमिक केओस हो गया। तो ये था उनका थर्ड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट था उनका मिलिट्री का एक्सपेंशन। अब ह्यूज आर्मीज,
so huge salaries. So he tried conquering Central Asia and Himachal. तो हिमाचल का सेंटर वाला पोर्शन, एशिया का सेंटर वाला पोर्शन और हिमाचल को इन्होंने कॉन्कर करने की कोशिश की, लेकिन फेल्ड द कैंपेन। तो ट्रेजरी पूरी की पूरी डिक्लाइन होगी। तो चले तो थे, मिलिट्री अच्छी थी, पैसा अच्छा था, आर्मीज को सैलरीज अच्छी जा रही थी, लेकिन ये जो कॉन्कर का जो ये पूरा प्रोसेस था कि अब हम इसको जीत लेंगे सेंट्रल एशिया और हिमाचल को, वो फेल हो गया, जिसकी वजह से फिर से एक बहुत बड़ी हार देखनी पड़ी और इनकी सारी वेल्थ डिक्लाइन हो गई। अब ऑल द एक्सपेरिमेंट्स वर रिबेलियन, लेकिन फाइनेंशियल रूइन हुआ, उनको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। सो उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1387 तक रहे, जिन्हें एक काइंड सुल्तान के नाम से आज दुनिया जानती है। उनका मेन फोकस था पब्लिक वेलफेयर और चैरिटी पर, और किसी भी तरह की लड़ाई पर उनका कोई फोकस नहीं था। उनका मतलब था कि अच्छे से लोगों मतलब एक अच्छे इंसान थे, लोगों का भला चाहते थे और चैरिटी में विश्वास करते थे। तो उन्होंने कैनाल्स, वेल्स, टाउन सब कुछ बनवाया, इवन हॉस्पिटल्स, मदरसाज और चैरिटी ऑफिसेस भी बनवाए। सो ही फाउंडेड सिटीज जैसे फिरोजाबाद, हिसार, फतेहपुर और जौनपुर। तो ये वो सिटीज हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लेगेसी, तो इन्होंने संस्कृत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, एजुकेशन और लिटरेचर को प्रमोट किया, एंड ही इस्टेब्लिश्ड दीवाने खैरत टू हेल्प विडोज, ऑर्फन्स एंड पुअर गर्ल्स। तो इन लोगों के लिए इन्होंने दीवाने खैरात भी बनवाया। देन मोहम्मद बिन तुगलक का डिक्लाइन कब हुआ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन कब शुरू हुआ, ये तब हुआ जब फिरोज शाह के बाद के जो सक्सेसेस थे अब वो वीक पड़ने लगे। जब वो वीक हुए तो प्रोविंसेस ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तैमूर का इन्वेजन हुआ 1398 में, जिसने दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब ये तुगलक डायनेस्टी 1414 CE में पूरी तरह कोलैप्स हो गई। मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के बाद 1387 के बाद अभी भी कुछ साल तक ऑलमोस्ट 28 ईयर्स तक इस डायनेस्टी ने खुद को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन 1414 में ये पूरी तरह कोलैप्स हो गई डायनेस्टी। अब क्या था, द एंड ऑफ सल्तनत। तो यहाँ पर आया सल्तनत का एंड। सो सईद डायनेस्टी इन 1414 से 1451 तक वो रही। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक उन्होंने फॉलो किया। अब सल्तनत वीक होने लगी और सल्तनत डिवाइड होने लगी। सो 1526 में बाबर ने डिफीट कर दिया इब्राहिम लोधी को एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। तो अभी तक दिल्ली की सल्तनत चल रही थी और अब यहाँ से शुरू हो गया मुगल एम्पायर की बिगिनिंग। अब अगर हम सुल्तान की बात करें तो सब कुछ उसी के हाथ में होता था। तो सुल्तान जो थे वो एब्सोल्यूट रूलर होते थे, मतलब सारी की सारी पावर उनके पास होती थी। फिर जो लॉज बनते थे वो इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से बनते थे, जिसमें मिलिट्री पावर के जरिए ये सुल्तान खुद को रूल करता, मतलब सुल्तान का रूल चलता था मिलिट्री पावर के जरिए। उसके बाद जो काजिस और उलेमास थे वो इस्लामिक जजेस और स्कॉलर्स हुआ करते थे और वही सुल्तान के एडवाइजर्स थे। बाद में ज्यादातर टाइम पर इस समय पर क्या था कि वॉर चलती थी और वॉर से जो लूट कर सामान आता था वही इनका मेन इनकम सोर्स हुआ करता था। अब अगर हम इनके सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 मेन डिपार्टमेंट्स होते थे, कुछ मेन डिपार्टमेंट्स होते थे। सबसे पहले है वजीर। तो वजीर जो उनका चीफ मिनिस्टर होता था, ही वाज द हेड ऑफ द दीवान वजीरत। बख्शी जो पे मास्टर होता था आर्मी का। काजी जो चीफ जस्टिस जो इस्लामिक लॉज को एनफोर्स करता था। दीवाने इंशा जो हैंडल द स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड दीवाने रिसलत जो मैनेज करते थे रिलीजियस अफेयर्स और एजुकेशन को। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो मतलब इसके नीचे आके तो ये जो पूरा हिस्सा, पूरा जो लैंड आता था सुल्तान के अंडर, उसको कुछ प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था। सो इट फॉलोड द सेम सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, और प्रोविंसेस को सब डिवाइड किया गया था इनटू शिक्स एंड परागनाज, एंड परागनाज जो थे दे वर हेडेड बाय द अमिल्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ना याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर। तो अब इनका भी क्या था कि लाइफ लाइन यही होती थी सुल्तान की, जो लैंड से रेवेन्यू आता था। कितना आता था? 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, राइट। सो इट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम।
रेवेन्यू वॉज फ्रॉम द रिजर्व्ड लैंड वेंट टू सुल्तान्स पर्सनल ट्रेजरी। तो कुछ लैंड थी जो सुल्तान के लिए रिजर्व थी, जो उससे रेवेन्यू आता था, मतलब उससे जो रेवेन्यू आता था वो सुल्तान के पर्सनल खाते में, रिजर्व में जाता था। और उसके सिवा जो बाकी सारा, इवन जो इसके मिनिस्टर्स थे उनको भी लैंड मिली हुई थी, उनसे भी उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसके ऑफिसर्स एक हाई लग्जूरियस लाइफ जीते थे। और टैक्स कितना था? सो कॉमन रेट था टैक्सेस का 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। सो ऑफिसर्स एंड nobles also used part of the land revenue as salary, soldier maintenance and personal luxury के लिए। Then Diwane Amir Kohi, the Agri Bureau, so it was the special agricultural department for the land revenue. This was handled by Diwane Amir Kohi, and the local officials like mukaddams and patwaris collected टैक्सेस। और पटवारीज का काम क्या होता था? लैंड का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना। तो ये भी जो आज के टाइम पर होता है एग्जैक्टली वैसे ही। So this was all from our today's session. I hope आपको ये पूरा ही चैप्टर समझ आया होगा। तो कैसे हमने इसको डिवाइड किया है, बिल्कुल ऐसे ही स्टोरी की तरह इसको पढ़ते जाना। कहीं पर कोई भी डाउट होगा, ask it on ask question section, or you can book your class with Learner Hub स्वयं। I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learner Hub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।